हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदौली वाले में। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। और क्लास 11th का 12th का मैथ तो चल रहा है। आज फंक्शन का था, फंक्शन की वीडियो चली गई है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो 11th और 12th की वीडियो दोनों एक ही में जा रही है, लेकिन प्लेलिस्ट दो दो है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पर सारा वीडियो है, ठीक है। 11th में वीडियो है और 12th की पूरे 12th में वीडियो है, ठीक है, मैथ की। तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर किसी वीडियो को लिख दीजिए, ठीक है। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है कि इसको लेकर, पढ़ाई को लेकर इसमें ये व्यापार जैसा चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी ऐसे गरीब लोग हैं जिसको जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कई लोगों से हमने मिला तो उनका एक ही कहना था कि पैसे न होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। न तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। और वो क्या हो रहे हैं, दिन पर दिन पीछे चले जा रहे हैं और दूसरों की गुलामी करते करते उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, ठीक है। उनके लिए, उस गरीब लोगों के लिए मैंने कुछ सोचा। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम युवा मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज में शिक्षित लोग हों, समझदार लोग हों, किसी बात को समझें, तभी कुछ आगे हो सकता है। आजकल चुनाव को लेकर देख रहे हैं, चुनाव में इतनी धांधलियां हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। पढ़ाई लिखाई को लेकर सब व्यापार बना रहे हैं, सारा इस प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बस इसी कारणवश से हो रहा है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और जो शिक्षित लोग हैं वो चले जा रहे हैं बाहर जॉब करने, नौकरी करने। तो ये नौकरी करना ही है, तो अगर हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि हम घर पे ही कुछ ऐसा काम करें कि हमारा सब लोग, किसी को बाहर जाने की जरूरत ना हो, ठीक है। इसमें इस लोग कहते हैं ना, कई लोगों ने हमसे एक लोग मिल गए, हमारे बचपन के गुरुजी मिल गए हमसे, लगे इस समय 2-3 दिन पहले मिले। उन्होंने कहा हमसे एक बात कही कि बेटा, जिंदगी में कुछ भी करना, जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन लोग तो परिवार को अपने कमा के खिला सकते हैं, अपने परिवार को लोग कमा के खिला सकते हैं, लेकिन साथ में बैठकर नहीं कभी खा सकते हैं। उनकी बात ये बहुत बड़ी थी कि लोग परिवार के लिए तो जीते मरते हैं, परिवार हमारा सही रहे इसके लिए कमाते हैं, लेकिन वो खुद जिंदगी भर वो नहीं खा पाते हैं, उनके साथ बैठ कर बातें नहीं कर पाते। कभी उनके अपने बच्चों से टाइम नहीं मिल पाती है कि बैठकर बातचीत करें और क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं है। इसके लिए हमने सोचा है कि ऐसा काम किया जाए कि हमारा एक अच्छा सा शिक्षित समाज का निर्माण हो। या हम युवा लोगों की सहमति से ही हो सकता है। हम युवा लोग, आप लोग और हमारे जितने भी लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को, तो वो क्या करेंगे कि इस वीडियो को सबके यहाँ भेजिए, सबके यहाँ शेयर करिए, तभी कुछ हो सकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम इस मिशन को पा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य था, यही उद्देश्य को लेकर मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई भी, हम भी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं जाकर चाह कभी नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। मैं जाऊँ जाकर पढ़ाऊँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ टाइम की वजह से हमें ये नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमने सोचा जब पढ़ाई पूरी करने के बाद हम लोग इस मिशन पर, इस पर जरूर आज से ही लगे रहेंगे। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि ये लोगों तक पहुँचे, लोगों को जानकारी हो, लोग इसे जाने और हमें क्या करें, हमारे साथ जुड़कर एक नए समाज का निर्माण करें, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th के लोग। आप लोग क्या करें कि सभी अपने अपने ग्रुप में ये जरूर बातें भेजिए। और क्या है, लड़कियां और लड़कियां सबकी सहमति की वजह से ही, सबकी सहमति चाहिए इसमें। सब अगर मिलकर करेंगे, एक समाज का निर्माण तभी होता है जब लड़के और लड़कियां सभी मिलकर करते हैं। वो जो पुराने हो चुके हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे, इतनी ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, सबको ये नहीं कर पाएंगे, सबको पढ़ा नहीं पाएंगे, सबको जाकर शिक्षा घर घर नहीं बांट सकेंगे। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग अभी नए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, हम आज पढ़ते हैं कि
क्या होता है, क्या होता है ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, और स्ट्रेंथ के बारे में, इनकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पीछे पढ़ा ग्रेविटेशन के बारे में, केपलर्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, स्ट्रेंथ इंटेंसिटी क्या होती है उसकी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ हम लोग अगर हम करेंगे और आप करेंगे मेहनत, तभी ये कुछ मतलब ये समाज कैसे होगा। समाज एक लोग के कहने पर, एक लोग के बदलने पर कभी नहीं बदलेगा। समाज तभी बदल सकता है जब सब लोग एक सहमति से किसी काम को करें, ठीक है। जो संगत, एक कुछ लाइनें हैं कि जो संगत अपने काम में आगे बढ़ना चाहती है, उसे अपने उद्देश्य, विचार और क्रिया में एक होना चाहिए, और उसे यह भी चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं, धन और सामान से संबंधित सभी साधनों को सुरक्षित रखें और दूरदर्शिता से काम लें, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित समय के अंदर इंतजाम करें। अनुशासन, कुर्बानी और लगातार सख्त मेहनत इस प्रयास में न सिर्फ सहायक है बल्कि निहायत जरूरी है, ठीक है। और इस कुछ और भी लाइनें हैं, उसको बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इस फिजिक्स को स्टार्ट करता हूँ। अब आइए जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, और इंटेंसिटी क्या होती है, और जी की वैल्यू क्या होती है, इसको हम जानेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी हिंदी मीडियम वाले, मतलब हिंदी इंग्लिश, देखिए हम हिंदी इंग्लिश ये कर रहे हैं इसलिए कि हिंदी मीडियम वाले हैं जो इंग्लिश सीख लें, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी सीख लें, ठीक है। आगे जाकर आपको दोनों काम में लाना होगा, ठीक है। गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्षेत्र क्षेत्र ठीक है, और इंटेंसिटी और जी की वैल्यू, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इंटेंसिटी और इसके बारे में आप लोगों को पता है ना, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कि हमारा जो ये फील्ड होता है, ये ऐसे मत समझिएगा आप लोग कि यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी जो है, गुरुत्वीय क्षेत्र जो है, इससे आप लोग समझिएगा कि ये क्षेत्र तो है, फील्ड तो है, लेकिन वो फील्ड नहीं है जिस पर लोग खेलते कूदते हैं, ठीक है। वो मत समझिए कि ये काल्पनिक फील्ड है, इसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करके ये हम ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एक होती होगी फील्ड, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए एक रूम में, ठीक है, एक रूम में इस प्रकार चुंबक देखे आप लोगों ना, चुंबक क्या है कि एक चुंबक रख दिया जाए और लगातार आप चलता मोशन करता रहे, ठीक है, मूव अपने से हो जाए और उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सपोज देन मान लीजिए, ठीक है, माना कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है, और इस पर क्या है, अगर हम इसको एक रूम में रखें, एक कमरे में रखें, तो इस पर क्या होगा कि हम गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात करेंगे ना, जिससे कि ये जो हम आपको बता रहे हैं, इससे गुरुत्वीय त्वरण भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के हिसाब, उस गुरुत्वीय क्षेत्र के अनुसार ही, उसके बेस पर ही मैं इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। देखिए, m द्रव्यमान की वस्तु रख दिए हम, m द्रव्यमान की वस्तु को रखने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर m द्रव्यमान की बड़ी वस्तु रख दें, ठीक है, ये वाली वस्तु रख दें, और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर रखने के बाद हम देखते हैं कि ये वस्तु, छोटी जो वस्तु है, छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की ओर आकर्षित होने लगेगी, ठीक है, इधर की ओर आएगी। तब इस पर हम ये देखते हैं कि ये मोशन करने लगी ना। अगर हम ये बड़ा चुंबक रख दें और छोटा चुंबक ये रख दें, तो हम ये देखते हैं कि छोटा चुंबक जो है बड़े चुंबक की ओर आता है, ठीक है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तब भी वो क्या करता है, वो मूव होता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव होता है। ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ये यहां से मूव हो रहा है, तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, ठीक है, फोर्स F लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। और हमारा देखते हैं m द्रव्यमान की वस्तु पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है,
एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये एक कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन है कि हम फिजिक्स में ये लेते हैं कि सबसे छोटी वस्तु है ना, तो m टेंड्स टू 0 लेते हैं, यानी हम m टेंड्स टू 0 लेते हैं, लेकिन हम समझने के लिए हम m द्रव्यमान की वस्तु मान लिए, ठीक है। तब ये ना मोशन करेगी इधर, और F इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये अपने से ही स्वयं का फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड तो हम लोगों ने देख लिया। सपोज दैट मान लीजिए ये फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है, ठीक है, ये जमीन पर ही है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ कि नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र हुआ कि नहीं? हमारी पृथ्वी जो है अगर हम रूम में रखें या छत पर रखें तो गुरुत्वाकर्षण तो लग ही रहा है ना, तो वो क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसको बस सिर्फ हम मान सकते हैं, हम देखें तो कभी नहीं है, हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर हम इस कैप को नीचे गिराते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, तो वो नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल क्षेत्र में हम इसको रखते हैं। रखने के बाद तो हमारा ये क्या होता है, बड़े की ओर जा रहा है, तो बड़े की ओर जब जाएगा तो इस पर F फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स F लग रहा है, और m द्रव्यमान की वस्तु है, तो इंटेंसिटी हम देखेंगे, इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन M, F अपॉन M। F क्या है? फोर्स है, M क्या है? मास है। इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अगर इसकी यूनिट देखें, यूनिट क्या होगी, ठीक है, यूनिट क्या होगी? तो न्यूटन अपॉन ये यम है ना, यम न्यूटन अपॉन केजी, ठीक है, ये हो जाएगी न्यूटन अपॉन किग्रा, ठीक है। तो अगर हम इसका डायमेंशन देखें, इसका डायमेंशन, तो F का मान कितना है? F बराबर m में होता है, F बराबर m में होता है ना, तो F इक्वल टू m में होता है। तो हम कीप द वैल्यू, अब इसकी वैल्यू, F की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो हमारा डायमेंशन क्या निकल कर आएगा? F की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो हमारा इंटेंसिटी I इक्वल टू एम ए अपॉन एम हो जाएगा। m से m कट गया तो हमारा एक्सेलरेशन A बचा, एक्सेलरेशन A बचा ना, तो A क्या है हमारा? यहाँ पे A एक त्वरण है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने पढ़ा है कि डायमेंशन हमारा क्या होगा, इसको यहां पर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन, यहां पर हम देख लेते हैं डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन हमारा ये होगा कि A इक्वल टू LT-2, ये होता है ना, यही G का भी डायमेंशन होगा LT-2। ये क्या है? इससे हमको पता लगता है कि G क्या है? G एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इसको हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया किस प्रकार से F की वैल्यू होगी, इंटेंसिटी किस प्रकार से निकलेगी, और हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। अगर इस पर एक क्वेश्चन देख लें तो और जल्दी समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन देख लें इस पर तो कुछ और सही आएगा समझ में कि क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से बनता है। तो इसको क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट इसे मान लिए हम कि एक इस प्रकार से रखा हुआ है कि दो पिंड यहां पर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, एक यम हो गया, एक यम हो गया, एक कैपिटल यम हो गया, ठीक है। या फिर M1 और M2 मान सकते हैं, या फिर M1 या फिर M2 मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है और इसके बीच की जो दूरी है ये वाली क्या है? r है, ठीक है, r है। और हम देखते हैं कि जब हमारा ये बड़ा है, बड़ा मास है, इसको थोड़ा बड़ा बना ले हम इसको इस प्रकार से, ठीक है, ये बड़ा मास है तो इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। इसका फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स इधर की ओर, और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये P मिड पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? मिड पॉइंट, बीच वाला बिंदु, ठीक है, हिंदी में। और यम द्रव्यमान है, इधर की ओर F लग रहा है, फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर की ओर, और हम इंटेंसिटी जो लगेगी, इंटेंसिटी भी इधर की ओर लगेगी, ठीक है। इसको I से इंडिकेट करिए या E से इंडिकेट करिए, ठीक है, इंटेंसिटी इधर की ओर लग गई। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स इस पर लग रहा है तो हमारा किस प्रकार से निकल कर आएगी इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है इसकी तो हमारी किस प्रकार से इंटेंसिटी आएगी। अगर ये बीचों बीच है, अगर पूछ दिया कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P। यदि हमें P पर इंटेंसिटी निकालनी है तो हमारा क्या होगा कि ये जीरो आ जाएगा, P इजकल टू जीरो। P इजकल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसकी भी दूरी जो है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी सेम है। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसकी इसके बीच की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं P इजकल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं कि I इजकल टू एफ अपान एम निकाले हैं ना, एफ अपान एम होता है, ये तो फार्मूला हो गया। ठीक, एफ अपान एम निकाले हैं हम लोग, तो इसका जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इसकी जब वैल्यू रखेंगे, अगर सपोज एंड मान लीजिए इसके बीच की दूरी आर हो गई और यफ इसके इतना हो गया, तो अगर यफ की वैल्यू वो वाली वैल्यू रखें कि एफ इजकल टू हमारा क्या था, एफ इजकल टू जी एम एम अपान एम टू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आई की वैल्यू यहाँ पर रखी, एफ की वैल्यू, तो जी एम एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एम, तो एम से एम कट जाएगा, तो हमारा बचेगा आई इजकल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से ये पता चलता है हमको, स्मॉल एम तो कट गया, स्मॉल एम, तो हम लोग जो माने थे कि एम टेंस टू क्या होता है, जीरो। तो यहां से ये पता चलता है कि इंटेंसिटी जो है, वो इंटेंसिटी हमारी जो है वो छोटे मास पर, स्मॉल वाले मास पर डिपेंड नहीं करती है, वो लार्ज मास पर डिपेंड करती है, बड़े मास पर डिपेंड करती है, वो छोटे मास पर डिपेंड नहीं करती है, और उसके बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। अगर उसके बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर उसके बीच की दूरी घटाई जाए तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और चैनल वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, शेयर करते रहें और आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से होता है। अगर इसको हम हटा दें, यहां तक समझ आ गया, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेगा, इस पर रखेंगे। ठीक है, वैल्यू अगर दे दे तो वैल्यू को रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन लिख के कि अगर हमको एक और इसमें टॉपिक आता है, उस टॉपिक को बताएंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारा जो ये दो वैल्यू है, दो मास है, ठीक है, ये वाला जो है m हो गया और ये कैपिटल M हो गया, इसके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, और इसके बीच r मान लीजिए सपोज दैट कि ये m है, ये 4 kg का है। ठीक है, ये m है, ये 4m है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ये 4m है और ये m है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू निकालें, इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें, तो हमारा इसके बीचों बीच अगर पूछते तो हमारे जीरो होगा। अगर हम इसकी पी पॉइंट को अगर हटाकर यहाँ पर कर दें और इसके बीच की वैल्यू अगर दे दे हमको 10 सेंटीमीटर है, 10 है। ठीक है, इसके बीच की दूरी 10 दे दिया, तो हम ये करेंगे कि यहां से ये पूरा तो 10 है और इसको हम यक्स मान लें अगर, तो 10 माइनस यक्स ये हो जाएगा ना। अगर हम इसके बीच की दूरी यक्स मान लें तो हमारा अन्य जो दूरी होगी तो 10 में से घटेगी, 10 में से घटेगी, तो हमारी वैल्यू आएगी 10 माइनस एक्स। ठीक, अब हम रखेंगे वैल्यू को। देखिए, हम इसको रखेंगे कि हमारा क्या आया था, इंटेंसिटी अगर पूछते इंटेंसिटी तो एफ अपान यम था, एफ अपान यम, तो आई इजकल टू हमारा जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर आया था, तो आई इजकल टू जी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और एम की वैल्यू 4m है, 4m अगर रख दें यहाँ पर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, तो एक की वैल्यू आ गई ना, ये वाली किसकी वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई। अगर हमको सबकी वैल्यू निकालनी है, ये दोनों की वैल्यू निकालनी है ना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू इसमें निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि अपन आर स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब x1 आई है, i1, तो i2 निकाले हम, i2 इजकल टू जी इंटू एम अपान 10 माइनस एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड वाला। ठीक, अगर हम इस दोनों को ज्वाइंट कर दें, जोड़ दें, तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2 इक्वल टू I, ये बनेगा इक्वेशन। तो हम यहां पे इसको हटाकर अगर इसकी वैल्यू रखें, इसको हटाते हैं, ठीक, इसको हटाकर अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो I1 की वैल्यू क्या आई थी, I1 की वैल्यू जी एम अपॉन आई एक्स स्क्वायर थी। ठीक है, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, जी 4m, यहाँ 4m होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ना x है तो 4m। ठीक, और जी एम अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 का एक्स स्क्वायर, और g से g कट गया, m से m कट गया। ठीक है, हमारा क्या बचा है यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा बचा। अगर हम इसको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है तो हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू इतने के बराबर है तो हम इसको एक्स स्क्वायर इजकल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर हटा दें तो x इजक्वल टू 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो 10 x इधर आएगा तो हमारा 2x हो जाएगा, 2x इजक्वल टू 10, x इजक्वल टू 5 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 5 इजक्वल टू क्या आएगी, 5। यहां तक आगे समझ में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देखिए तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा जिससे कि हमको ये पता चले कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके जस्ट आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन तो हमारा यही है कि बस सपोजिशन में कि जो इंटेंसिटी आ रही है, अगर एक से ज्यादा इंटेंसिटी दे दे तो उसको अगर हम सभी को जोड़ दें तो हमारी परिणामी इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, इसको भी छोटा सा टॉपिक है, हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी है उसका एक फर्क और पड़ता है कि जब हम सभी को, अगर सभी मान लीजिए कि m द्रव्यमान की यहाँ पे वस्तु है, एक m द्रव्यमान की यहाँ पे है। ठीक है, अगर हमसे m2 द्रव्यमान की है या m1 द्रव्यमान की है और यहाँ पर हमसे पूछ दे कि ये जो P बिंदु है, पॉइंट P, इस पर हमको इंटेंसिटी निकालना है और इसकी R2 है, इसके बीच की दूरी, और R1 है, तो हम इसकी इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो अगर हम I1 प्लस I2 ही निकालेंगे ना तो इक्वल टू I आ जाएगा। तो अगर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो अगर उसका हमको निकालना है जो परिणामी मिले, ठीक है, जो परिणामी मिले हमको, तो हम पहला का निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे का निकालेंगे। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू परिणामी निकल कर आ जाएगी। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन। तो इसमें सबसे छोटा सा टॉपिक है, बस ये ज्यादा वो नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है, इसको बस समझना है। ठीक है, एक टॉपिक के हिसाब से दे दिया है, लेकिन वो जो हम पीछे बताए हैं सेम वही है। ठीक है, तो इसके बाद आता है गुरुत्व क्या होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ग्रेविटी जो होती है, एक तो गुरुत्व को कहते हैं, उसको गुरुत्व कहते हैं ना। जब हमारा गुरुत्वाकर्षण जो होता है दो वस्तुओं के बीच में रखता है। ठीक है, अगर ये भी गुरुत्व भी दो वस्तुओं के बीच में रखता है, जब हमारी एक पृथ्वी हो और एक वस्तु हो, तब हम कह सकते हैं कि हमारा क्या लगता है, गुरुत्व लगता है उस पर। ठीक है, बस यही छोटा सा ये भी टॉपिक है, गुरुत्व क्या होता है। कोई पूछ दे, ये गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में यही फर्क पूछते हैं ज्यादातर लोग कि गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व हम ये कह सकते हैं कि हमारा गुरुत्व होता है कि जब
जब हमारे दो वस्तु आपस में आकर्षित हो रही हो और पहली वस्तु पृथ्वी, एक वस्तु पृथ्वी हो, एक वस्तु कोई हो, ठीक, कोई भी वस्तु हो, एक पृथ्वी होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर एक लाइक करिए और जो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिए। एक शेयर तो बनता है, ठीक है, कर दीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जब तक लोगों के पास ये पहुंचेगा नहीं तब तक ये सब लोग जानेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं तब तक जो हम कर रहे हैं वो होगा नहीं। ठीक है, तो हम आगे हम देखते हैं, गुरुत्व तो हो गया, अब ये गुरुत्वाकर्षण भी हो गया। अब हम देखते हैं कि जी एंड कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या होता है। कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। हमारा कैपिटल जी में ये आता है, अगर इसको हम हटाएं, इसको हटाकर देखते हैं, टॉपिक डालिएगा आप लोग, टॉपिक लिखिएगा कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहा। अगर हम कैपिटल जी की वैल्यू हम लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना कि जो हमारा न्यूटन का नियम था, न्यूटन्स लॉ, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि जब दो वस्तु के बीच की दूरी r हो, ठीक है, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी r हो और उसके बीच की दूरी r हो गई और वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 हो, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है, वो दोनों मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो अगर हम सपोज दैट मास, द्रव्यमान जो है हमारा m1, me लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान लेते हैं me, क्योंकि आगे हम लोग का पृथ्वी का द्रव्यमान भी निकालना है और उसका घनत्व भी निकालना है। ठीक है, इसीलिए हम इसको लेते हैं me, आसानी रहेगी उसको समझने में आपको। ठीक है, तो me हो गया और me पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, और उनके बीच की दूरी, जो है r हो गई। तो न्यूटन के नियमानुसार लिखेंगे, न्यूटन के नियमानुसार इसको इंग्लिश में अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि F प्रपोजनल m1 एंड m2। ठीक है, और सेकेंड आता है F प्रपोजनल 1/r²। ठीक है, अब हम इसको जब रखते हैं, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब जब इस दोनों इक्वेशन को आपस में मर्ज करेंगे तो हमारा निकल कर F प्रपोजनल m1 m2 अपान r² आएगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएं तो हमारा क्या निकल कर आएगा कि F = gm1 m2 अपान r²। ठीक है, gm1 m2 अपान r² आ गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम m1 m2 न लें, ठीक है, m1 m2 मत लीजिए, ठीक है, m1 और m2 न लें, उसके बाद हम देखते हैं कि F की वैल्यू तो ये आ गई आपकी। ठीक, अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू निकालें तो स्मॉल जी की वैल्यू इस प्रकार से निकलेगी कि हम जो फोर्स लेते हैं, ठीक है, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स के फार्मूला क्या होता है, F = ma। जब किसी मास पर ए एक्सेलरेशन के द्वारा, जब कोई मास जो है ए एक्सेलरेशन से त्वरित होता है, एक्सेलरेट होता है, तो हमारा क्या, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो
एफ की वैल्यू निकालता है, ठीक है। उसके मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एफ इजकल टू क्या होता है, एफ इजकल टू एम ए होता है ना, एम ए, ठीक। अब एफ की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमारा लीनियर मोशन रहेगा, जब लीनियर मोशन रहेगा तब ना ए की वैल्यू लेंगे। जब लीनियर मोशन रहेगा, एक सीधी मोशन करती हुई वो कोई वस्तु रहेगी, तब ना हम लोग लिए थे पीछे जो हम लोगों ने एक लीनियर जो सरल रेखा हम लोगों ने पढ़ा, सरल मोशन, ठीक है, सिंपल मोशन या फिर लीनियर मोशन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें लिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी की वैल्यू लेंगे, यहाँ पर एम जी लेंगे। तो एफ की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला कि जी एम एम अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो एक एम से एक एम कट गया, तो हमारा जी की वैल्यू क्या निकल कर आई, जी इजकल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है माइनस में, यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे क्यों माइनस होता है, माइनस जी एम अपान आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर ये हो गया होगा तो हम इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटाते हैं। ये माइनस क्यों होता है, अगर यहाँ माइनस है तो उसमें लिखना होगा, अगर आप लिखेंगे जो भी या फिर कोई पूछ दे कि आप माइनस क्यों है, तो हमारा देखिए अगर हम एक बड़ी वस्तु ले लें और ये एक छोटी वस्तु है, तो हमारी छोटी वस्तु है, ये बड़ी वस्तु हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बीच की दूरी कितनी है, उसके बीच की दूरी आर है, ठीक है, उसके बीच की दूरी आर हो गई। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर की ओर लग रहा है ना, फोर्स इधर की ओर लग रहा है और इंटेंसिटी भी इधर की ओर लग रही है, ठीक है, इंटेंसिटी भी इधर की ओर लग रही है, फोर्स भी इधर की ओर लग रहा है। तो हम देखे थे पीछे, हम लोगों ने देखा कि I इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ा ना, जी कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है कि एम पर डिपेंड नहीं करता, स्मॉल एम पर कोई भी डिपेंड नहीं करता, स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करता, तो कैपिटल एम ही, कैपिटल एम ही होगा, ठीक है, मेन तो कैपिटल एम ही है। तो हमारा जो फोर्स लगेगा इधर की ओर सब कुछ है, तो माइनस की ओर आ रहा है ना, अगर इधर की ओर जाता तो हमारा प्लस होता, अगर अपोजिट आ रहा है तो माइनस होगा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्यों माइनस होता है, जी माइनस जी एम अपान आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर उन्होंने देख लिया। और इसको निकालने के बाद और हम एक देखते हैं कि हमारी एक टॉपिक है कि उसका जो जी है, जी की वैल्यू से, इस फार्मूले से हमको पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना है। पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना है, किस प्रकार से द्रव्यमान निकालेंगे और उसका घनत्व भी किस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अगर पूछ देगा, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, तो उसमें देगा कि द्रव्यमान क्या किस प्रकार से निकालेंगे और घनत्व किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ई, ठीक है, द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व, ठीक है, हमको ये निकालना है। डेंसिटी एंड मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसका पृथ्वी का जो द्रव्यमान माने हैं एम ई माने थे, ठीक है, एम ई माने थे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो निकाले हैं हम कि जी की वैल्यू, जी इक्वल टू हमने क्या निकाला, जी एम अपान आर स्क्वायर, यही हम लोगों ने लिखा था ना, जी एम अपान आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इसकी वैल्यू जो रखते हैं, इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे, तो एम की वैल्यू एम ई मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा जी एम ई इक्वल टू क्या हो गया, एम ई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इसको कि एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपान जी, ये निकल कर आएगा जी आर स्क्वायर अपान ई। आर क्या है, उसकी त्रिज्या है, इसकी जो क्या है, एम की त्रिज्या है, जो यहाँ पर अर्थ की त्रिज्या है ना, अर्थ की त्रिज्या कितनी हो गई, और ये अर्थ की त्रिज्या है, और अब इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब रखेंगे हम, हमारा ये निकल कर आएगा, ठीक है, एम ई इज इक्वल टू 9.80 होता है, जी की वैल्यू 9.8 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 10 भी होता है और 9.8 भी होता है,
ठीक है। और आर की वैल्यू जो होती है वो आर की वैल्यू तो हमारी निकल कर आएगी 6.37 इंटू 10⁶, 10⁶, ये त्रिज्या हो गई, इसका स्क्वायर अपान जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है, यही ना होता है। तो हमारा यहाँ क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻11, तो हमारा ये निकल कर आता है। अगर इसका स्क्वायर करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पृथ्वी की वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करके अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी की वैल्यू है, जो पृथ्वी का मास निकल कर आएगा 6.0 इंटू 10⁻24 केजी आएगा, ठीक है, इतना केजी आएगा। ये समझ आ गया, ये तो मास निकल गया। और डेंसिटी किस प्रकार से निकालेंगे, डेंसिटी किस प्रकार से निकालेंगे, डेंसिटी का फार्मूला होता है, हम लोगों ने ये देखा कि उसका द्रव्यमान इंटू घनत्व होता है ना। अगर हम उसका यह मास निकालें, ठीक है, अगर हमारा ये मास डेंसिटी निकालना है ना, डेंसिटी, तो हम ये देखते हैं कि एम ई इक्वल टू क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व, ठीक है। घनत्व को यदि रो से इंडिकेट करें, रो से इंडिकेट करें तो आयतन अपान एम ई, मास आ जाएगा, आयतन अपान मास। तो पृथ्वी का मास कितना हुआ 6.0 इंटू 10⁻20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आयतन जो होता है, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी क्या है, गोला है, पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी का आयतन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। एक गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, क्यूब होता है, सॉरी यहाँ पर क्यूब होना चाहिए ना, क्यूब होना चाहिए, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो हम रखेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा कि रो इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपान एम ई, ठीक। रो इजकल टू क्या आएगा हमारा, रो इजकल टू, और एम ई की वैल्यू जो है, एम ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको हटाते हैं, जी की वैल्यू तो इतनी निकाले थे हम, ठीक, तो इसको हटाकर हम देखते हैं, इसको हम हटाते हैं तब देखते हैं। तो हम लोगों ने निकाला था एम ई इजकल टू आयतन इंटू घनत्व, ठीक है, आयतन इंटू घनत्व, एम ई इजकल टू आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी आ गया। और एम ई की वैल्यू यहां से निकालें अगर एम ई की वैल्यू, तो एम ई इजकल टू जी आर स्क्वायर अपान जी हो जाएगा यहाँ से, तो एम ई की वैल्यू यहाँ पर से रख देंगे, तो जी आर स्क्वायर अपान जी इजक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और इंटू डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, रो से इंडिकेट करते हैं। तो रो इजकल टू क्या हो गया, रो इजकल टू, यहाँ पर देखिए इसे कोई कट रहा है, आर स्क्वायर से ये कटेगा, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा ना, और यहाँ पर जी बचता है, रो इजकल टू क्या होगा, जी ऊपर चला है, 3 ऊपर चला आएगा, 3g, ठीक है, 3g हो जाएगा, 3g, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये आएगा, रो इजकल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें 3g अपान 4 पाई आर, ये हमारा निकल कर आएगा डेंसिटी, ठीक है, यही हमारी डेंसिटी निकल कर आएगी। और यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों ने माना है आर ई है ना, तो आर ई मान लीजिए, सपोज आर ई मान लीजिए, और अपन जी नीचे बचेगा, ये वाला जी, ठीक, ये वाला जी तो बचेगा ही ना, ये जी हमारा ये फार्मूला निकल कर आता है। इस फार्मूले के वजह से, इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू जो दी रहेगी उससे हम रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे हम वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो बताइएगा जरूर।
तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हम आपसे पहले